आइए हम लोग आज एक इकोनॉमिक्स के एक स्पेशल टॉपिक को लेकर के जो है डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर, ठीक, ये काफी चर्चा में बना रहा जब से 1 जुलाई 2017 से जब से यह लागू है तब से काफी इसमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं, काफी चीजें परिवर्तित हो रही हैं, लगातार सरकार भी सुधार कर रही है, ठीक है, इसका विरोध भी हुआ तो मीडिया में लगातार यह चर्चा में बना हुआ है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके लगभग हर एग्जाम में इससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और भारत जैसे विशाल देश में इस तरह की कर प्रणाली का विकास करना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आइए इसी सभी मुद्दों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम लोग इन टॉपिक्स पे विचार करेंगे कि जीएसटी है क्या, इसकी क्या आवश्यकता है, जीएसटी के क्या क्या प्रावधान है, ठीक है, कि यह संघीय प्रणाली है कर के रूप में, ठीक, जीएसटी परिषद क्या है, ठीक। फिर उसके बाद कि इस जीएसटी में कौन कौन से कर का शामिल किया गया है, ठीक, जीएसटी के लिए क्या क्या वैधानिक प्रावधान किए गए हैं, जीएसटी के कितने स्लैब हैं। फिर उसके बाद हम लोग विचार करेंगे कि जीएसटी का इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में क्या लाभ है, क्या फायदा है और क्या इसके कुछ नुकसान भी है। दोनों बिंदुओं पर हम लोग विचार करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कि जीएसटी है क्या, ठीक। तो हम लोग मित्रों जानते हैं कि यह वस्तु एवं सेवा कर पर लगने वाला यह एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। किस प्रकार का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। और हम लोग यह जानते हैं कि अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो जिस पर लगाया जाए उसको ना अदा करके किसी और को पेमेंट करना होता है। और सिंपल सी बात है, आप ये जान लीजिए कि जितने भी अप्रत्यक्ष कर होते हैं सबका अंतिम रूप से भार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं के ऊपर ही पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से जीएसटी का भी अंतिम रूप से इकोनॉमी में उपभोक्ता वर्ग पर ही पड़ता है। तो मुख्य रूप से 3 तरह के वर्ग इकोनॉमी में हम लोगों को मिलते हैं और 3 तरह की प्रक्रियाएं भी घटित होती हैं। पहला एक उत्पादक वर्ग होता है, यानी वह उत्पादन का कार्य करता है, ठीक है। दूसरा वितरण का कार्य होता है, यानी जैसे व्यापारी और व्यवसायी वर्ग, ठीक। तीसरे वर्ग में उपभोक्ता वर्ग आते हैं जो कंज्यूम करने का काम करते हैं। तो 3 तरह की श्रेणियां होती हैं, 3 तरह के कार्य प्रणालियां भी इकोनॉमी में घटित होती हैं, ठीक। अब देखिए जो जीएसटी है उसका अंतिम रूप से पेमेंट कौन करेगा? उपभोक्ता। जीएसटी लगेगा सब पे, ठीक। तो जीएसटी एक संघीय कर प्रणाली है या विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों का जो है समुच्चय है। सबको कई प्रकार के अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर हैं और जिसमें राज्य सरकारों के द्वारा भी लगाए जाने वाले बहुत से अप्रत्यक्ष कर हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो भारत सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, ठीक है, सीमा शुल्क, उपकर, ये सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में शामिल किया गया है। दूसरा राज्यों का जो आप जानते थे कि वैट, वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, केंद्रीय बिक्री कर लगता था, प्रवेश कर लगता था, विज्ञापनों पे जो कर लगता था, ठीक, खरीद कर जो लगता था, विलासिता पे कर, मनोरंजन कर, ये सभी कर जो है अप्रत्यक्ष कर थे जो राज्यों के द्वारा लगाए जाते थे। इस सभी को हम लोगों ने एक ही कर प्रणाली में शामिल कर दिया, वह जीएसटी। तो जीएसटी एक एकीकृत कर प्रणाली है, एकीकृत बाजार के विकास करने के लिए इस प्रणाली का विकास किया गया, ठीक है। तो 1954 में सबसे पहले जो है फ्रांस में जीएसटी को लागू किया गया था और हम लोगों ने जीएसटी का जो सिस्टम लिया है वो जो है कनाडा के प्रावधानों के आधार पे, क्योंकि हम लोग का जो संघीय कर प्रणाली है वो भी कनाडा से लिया गया है। तो यह एक संघीय कर प्रणाली है जिसको भी हम लोगों ने इसका भी सिस्टम इजाद किया, कहां से? कनाडा से लिया है, ठीक है। तो जीएसटी में जो राज्यों के अप्रत्यक्ष कर हैं और भारत सरकार के, अब देखिए राज्य बहुत सारे वस्तु कर नहीं लगाते थे, बहुत सारी सेवाओं पर भी कर इनका नहीं लगता था। तो भारत के संविधान में भी इस तरह का प्रावधान नहीं था। तो इसके लिए भारतीय संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी
जिसके लिए हम लोग 101वें संविधान संशोधन के तहत ठीक इस कर को लागू किया गया है। ठीक, तो 122वें संविधान संशोधन के रूप में यह बिल संसद में लाया गया था और 101वें संविधान संशोधन के रूप में इसे पारित किया गया। अब देखिए, एक संवैधानिक संशोधन है और वो भी संघीय कर प्रणाली के रूप में संवैधानिक संशोधन है, तो आधे से अधिक राज्यों से भी इस बिल को पारित कराना अनिवार्य था। तो संसद में बिल पारित होने के बाद आधे से अधिक राज्यों ने जब इसको बिल को पारित कर दिया, तब 101वें संविधान संशोधन के रूप में भारतीय संसद के द्वारा पुनः इस बिल को पारित किया गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल लागू हो गया। ठीक, अब ये जीएसटी में क्या क्या प्रावधान है, हाँ, तो इस पे भी हम लोग विचार कर लेते हैं कि जीएसटी जैसे कर की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, भारत एक संघीय राज्य है और संघीय राज्य में भी अगर अंतर राज्य, जैसे मान लीजिए एक राज्य का दूसरे राज्य के व्यापार हो रहा है, तो ऐसे में जो सीमा शुल्क लगता था, प्रवेश शुल्क लगता था, ये प्रवेश शुल्क के लगने के कारण और राज्यों में जो वैट कर प्रणाली है, ये वैट कर प्रणाली भी की विभिन्न दरों विभिन्न राज्यों में अलग अलग होने के कारण भी वस्तुएं किसी राज्य में सस्ती होती थी, किसी राज्य में महंगी होती थी और ऐसे में जो है लोग किसी भी विशेष राज्य का नुकसान हो सकता था, किसी दूसरे राज्य का लाभ होता था। तो हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरा एकीकृत बाजार प्रणाली के रूप में विकसित करने के लिए, ठीक है, विजय केलकर समिति का गठन किया गया था और विजय केलकर समिति के सिफारिश के आधार पर इस कर प्रणाली का विकास किया गया। ठीक है, इस समिति ने सिफारिश किया कि भारत में अगर एक ऐसा कर हम अगर लोग विकसित करें जिसमें विभिन्न प्रकार के करों को तथा राज्यों के अप्रत्यक्ष करों को और भारत सरकार के अप्रत्यक्ष करों को शामिल करके अगर एक कर लगाया जाए तो इससे अर्थव्यवस्था का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वह तेज गति से होगा। तो आइए इसको समझते हैं। ठीक है, तो इस यही कारण था कि जीएसटी जैसे कर प्रणाली का भारत में आवश्यकता पड़ी। ठीक है, दूसरा, जीएसटी के प्रावधान क्या है। देखिए, जीएसटी के प्रावधान के लिए जो भारतीय संसद ने चार प्रकार के अधिनियम पारित किए। एक जो है वह सीजीएसटी अधिनियम, दूसरा यूटीजीएसटी अधिनियम। सीजीएसटी यानी जो केंद्र के द्वारा लगाया गया जीएसटी है और दूसरा यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्रीय जो आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके भी जो जीएसटी कर रहा है उसके लिए भी एक अधिनियम। ठीक, तीसरा आईजीएसटी, ठीक, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, तो इसके लिए भी एक अधिनियम। चौथा जो है क्षतिपूर्ति अधिनियम। चार प्रकार के अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा पारित किए गए और एक अधिनियम जो है सभी राज्यों के द्वारा पारित किए गए, एसजीएसटी अधिनियम। ठीक है, अब देखो, जीएसटी पूरे भारत में एक साथ लगेगा, एक वस्तु पे एक ही बार लगेगा। जो एक ही वस्तु पे जो है अन्य विभिन्न प्रकार के टैक्स लगते थे, उस पर खरीद कर भी लग जाता था, वैट भी लग जाता था, ठीक है, विलासिता टैक्स भी लग जाता था, सीमा शुल्क भी लगता था। इन सभी करों को संग्रहित करके, ठीक है, समुच्चय शामिल करके एक ही कर प्रणाली का विकास किया गया। अब इस कर प्रणाली में जो है चार प्रकार के स्लैब विकसित किए गए हैं, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% ये चार प्रकार की कर दरों का निर्धारण किया गया है इस जीएसटी स्लैब में। ठीक है, आइए आगे हम लोग विचार करते हैं। अब देखिए, ये स्लैब में अलग अलग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है और इसमें किन किन चीजों को शामिल नहीं किया गया है ये भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे शराब है, मदिरा, ठीक, कच्चे तेल हैं, यानी पेट्रोलियम के जितने भी स्रोत हैं, कच्चे तेल, डीजल, पेट्रोल और गैस, इस सबको जीएसटी से बाहर रखा गया है, जबकि अन्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में शामिल किया गया है। अब देखिए, जीएसटी से बाहर रखने के संदर्भ में दो प्रकार की वस्तुएं बाहर हैं।
एक तो ऐसे हैं कि जिसपे जीएसटी नहीं लगेगा, तो उसमें कोई भी कर भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो न्यूनतम खाद्य सामग्री है जिसमें कोई भी अप्रत्यक्ष कर नहीं लगेगा अगर जीएसटी उसमें नहीं लगता है तो, ठीक है। तो जैसे खुले बाजार में जितनी भी खाद्य सामग्रियां बिक रही हैं, ठीक है, जैसे अगर आटा ही ले लें तो अगर एक खुले बाजार में बिक रहा है, ओपन मार्केट में बिक रहा है, तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही पैकिंग में आ गया, कोई कंपनी जो है इसको पैकेट में जो है बेचने का काम कर रही है, तो उसमें जीएसटी लगेगा, ठीक। ये जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, ये सभी वस्तुओं पर जीएसटी से ज्यादा यानी 28% से ज्यादा कर लगने के कारण इनको बाहर किया गया है, ठीक है। तो उसका रीजन ये भी रहा है कि कहीं कहीं भारत सरकार को, राज्य सरकारों को इससे अधिक कर संग्रह प्राप्त होता था, और इस अधिक से अधिक कर संग्रह प्राप्त होने के कारण इनको जो है जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, ठीक है। अब देखिए, इस जीएसटी को लागू करने के लिए, क्योंकि यह एक सामूहिक के साथ साथ यह संघीय कर प्रणाली भी है, तो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2791 जोड़ा गया और उसके तहत एक जीएसटी परिषद का गठन किया गया, ठीक है। तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह भारत सरकार का वित्त मंत्री, ठीक, और इसके जो सदस्य हैं वो सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं, ठीक। तो चाहे वित्त मंत्री अगर मुख्यमंत्री हैं तो भी शामिल होंगे इसके, तो राज्यों के जितने वित्त मंत्री हैं सब इसके सदस्य हैं, और इसके अध्यक्ष के रूप में भारत सरकार के वित्त मंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 29 राज्य हम लोगों के यहाँ और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पे जो उपराज्यपाल हैं वो इसके मेंबर होंगे, ठीक है। और जहां पे पूर्ण राज्य है वहां पे वित्त मंत्री इसके मेंबर होंगे। अब जीएसटी परिषद जो है यह निर्धारित करती है कि किस वस्तु पर किसी भी वस्तु को किस कर के दायरे में रखा जाए। जैसे न्यूनतम आवश्यक की जो सामग्री है उनको जो है हम लोग 5% के कर के स्लैब में रखे हैं, फिर उससे ज्यादा की वस्तुएं जैसे 12% के कर के स्लैब में रखे हैं, फिर उससे भी ज्यादा 18% की स्लैब में, और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो 28% की स्लैब में रखे हैं। जैसे विलासिता कर है, ठीक, लग्जरी गुड्स हैं, जैसे मान लीजिए कि BMW, आरडी, मर्सिडीज जैसे लग्जरी कारें हैं, तो इन कारों पे जो है जो टैक्स लगेगा जीएसटी वह कितना लगेगा 28%। जो न्यूनतम आवश्यक सामग्री है जैसे खाद्य सामग्री है, खाद्य सामग्री अगर किसी कंपनी के द्वारा आता है तो वो भी एक न्यूनतम आवश्यक सामग्री है, ठीक है, और उस पे सर्वप्रथम जो है 5% टैक्स लगेगा और अधिकतम कितना लगेगा 12%, ठीक है। तो न्यूनतम खाद्य सामग्रियों पर जो हम लोगों के, अब जैसे टेक्सटाइल है, तो टेक्सटाइल अगर ओपन मार्केट में बिक रहा है तो उस पे 12%, अगर किसी ब्रांडेड कंपनी का है तो उसको जो है अगर शोरूम में आप खरीदते हो तो देखेंगे आप अमूमन 18% कर उस पे लगता है। अब देखिए, कर का जो संग्रह है ये सामूहिक कर संग्रह होगा, और हर जीएसटी बिल पे आप देखोगे कि CGST, ठीक है, और SGST, ये 2 प्रकार के बिल में कर। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु आपने शोरूम में कोई कपड़ा खरीदा है तो उसमें जो है CGST 9% ऐड रहेगा और 9% SGST ऐड रहेगा। यानी जीएसटी के संग्रह के साथ ही साथ दोनों का हिस्सेदारी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, वितरण कर दिया जाता है। तो केंद्र का जीएसटी अलग हो जाता है उसी समय और राज्य का जीएसटी अलग हो जाता है, ठीक है। अब जीएसटी की जो प्रकार है वो 4 प्रकार के जीएसटी भी लगाए जाते हैं। जैसे केंद्रीय जीएसटी, तो केंद्र सरकार के जितने भी जो है अप्रत्यक्ष कर जो इसमें शामिल किए गए हैं उस पे जो है CGST कार्य करता है। जो राज्य सरकारों के जितने भी अप्रत्यक्ष कर शामिल किए गए हैं उस पे SGST कार्य करता है, ठीक, SGST पे शुल्क लगता है। और जो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है उस पे जो है UTGST, और इसका संग्रह जो है केंद्र सरकार के पास जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि इस पे शासन किसका होता है, केंद्र सरकार का सीधे होता है, ठीक है। IGST,
अब आईजीएसटी ऐसे जगहों पे कार्य करेगा जहां पे विभिन्न राज्यों के मध्य क्या होगा, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड जो है कर प्रणाली, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे प्रवेश शुल्क है, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का कोई भी प्रोडक्ट या दिल्ली का कोई प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में आता है, या जो है महाराष्ट्र का कोई प्रोडक्ट मध्य प्रदेश में आता है, तो जब एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई प्रोडक्ट प्रवेश करता है तो उस पे जो है प्रवेश शुल्क लगता है। अब प्रवेश शुल्क के स्थान पे क्या लगेगा, आईजीएसटी। ठीक, दूसरी चीज ये समझिए कि जो जीएसटी है यह भी एक प्रकार का वैल्यू एडेड टैक्स है। कैसा है, वैल्यू एडेड टैक्स है, मूल्य वर्धित कर है। तो जैसे जो है वैट लगता था, ठीक उसी प्रकार से जीएसटी को भी लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी रॉ मटेरियल कंपनी ने खरीदा, जैसे एक हम लोग टेक्सटाइल कंपनी का उदाहरण लेते हैं, तो टेक्सटाइल कंपनी ने मान लीजिए कि कपास को खरीदा, तो कपास पर जीएसटी पहले लगेगा। ठीक है, फिर जो है उस कंपनी ने कपड़े का उत्पादन किया और कपड़े का उत्पादन करके होलसेलर को दे दिया। अब होलसेलर से जो है उस पे भी टैक्स लगेगा, कौन सा, जीएसटी लगेगा। फिर होलसेलर ने मान लीजिए कि खुदरा व्यापारी को दे दिया, यानी दुकानदार को दे दिया, तो उस पे भी जीएसटी लगेगा। अब जो है यह जो है खुदरा दुकानदार ने उपभोक्ता को कपड़े बेच दिए, तो उस पे भी जीएसटी लगेगा। अब जो ये मान लीजिए कि इस पे जो है 18% जीएसटी है। अब ये मूल्य वर्धित कर में होता यह है कि ये जो फाइनली 18% जीएसटी लगा है, मान लीजिए यहाँ पर भी 18% या जो भी मान लीजिए 9% लगा था, या फिर यहाँ पर 10% लगा था, ठीक है, और यहाँ पर जो है मान लीजिए 5% लगा था। जो भी कर टैक्सेस वसूले गए हैं अभी पिछले के, वे सभी रिटर्न कर दिए जाएंगे। अंतिम रूप से उपभोक्ता के द्वारा जो वसूल किया जाएगा यह कर, वही वसूला जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले मान लीजिए कि हम लोग एक उदाहरण लेते हैं कि उत्पादक यानी किसी कंपनी ने 100 रुपए में कपास को खरीदा, ठीक, और उसने 18% जीएसटी पेमेंट कर दिया, या मान लीजिए कि उसने 12 रुपए इस पे पेमेंट किया। फिर किसी होलसेलर ने इसको जो है 120 रुपए में खरीदा और इस पे जो है 12% की दर पे उसने जो है टैक्स दिया। फिर इसको दुकानदार ने खरीदा मान लीजिए 130 रुपए में और उसने भी 12% पेड किया। मान लीजिए किसी उपभोक्ता ने 150 रुपए में उसको खरीदा, उसने 18% पेड किया। अब ये जो पेड के जो विभिन्न दरें हैं, तो अंतिम रूप से जो ये कर संग्रह किया गया है, इसी को भारत सरकार या राज्य सरकारों में वितरित कर दिया जाएगा। इसके पहले जो जीएसटी कलेक्शन किया गया है उसको फिर रिटर्न के रूप में कंपनियों को, दुकानदारों को, होलसेलर को वापस कर दिया जाएगा कि जैसे वैट में होता था। ठीक है, तो वैल्यू एडेड टैक्स के जो सिस्टम था वैसे ही जीएसटी कर प्रणाली भी वैल्यू एडेड मूल्य वर्धित कर की तरह ही कार्य करता है। ठीक है, अब इस जीएसटी के भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव क्या पड़ेगा, तो देखा जाए अगर प्रॉफिट के बेस से अगर हम लोग इसको देखें तो लाभ ये जीएसटी जो पिछड़े राज्य हैं, खास तौर से जो उपभोक्ता राज्य हैं जहां पे कंज्यूमर स्कैर्सिटी ज्यादा है, उन राज्यों को इस कर से बहुत ही लाभ है। वो कैसे लाभ है, अब देखिए कोई भी उत्पादक राज्य है जहां पे मान लीजिए जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ये सब उत्पादक राज्य हैं जहां पे इंडस्ट्रियां ज्यादा हैं। ठीक है, और जैसे बिहार है आपका और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं, ये राज्य जो है कंज्यूमर स्टेट है, ये खरीदारी ज्यादा करते हैं, उपभोग ज्यादा करते हैं, उत्पादन कम करते हैं इन राज्यों की अपेक्षा। ठीक है, तो ये उपभोक्ता राज्य हैं, और जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक, अब देखो फायदा किसको होगा, तमिलनाडु को फायदा होगा कि उत्तर प्रदेश को फायदा होगा, आइए इसको देखते हैं। अब देखिए जीएसटी जो कर है, जीएसटी का संग्रह जो है, जीएसटी का लाभ उस राज्य को मिलेगा
जिस राज्य में उपभोक्ता वस्तु का उपभोग करेगा, यानी उपभोक्ता जिस राज्य में उस वस्तु की खरीदारी करेगा, उस राज्य को इस कर का फायदा मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र की कोई कंपनी है, उसने कपड़े का उत्पादन किया, ठीक, और यह कपड़ा उत्तर प्रदेश में बिक गया। उत्तर प्रदेश में इसका उपभोक्ता ने कपड़े को खरीदा, तो इस कर का लाभ किसको मिलेगा? जीएसटी किसको मिलेगा? इस कर को जीएसटी जो है उत्तर प्रदेश को मिलेगा। तो ऐसे में महाराष्ट्र जैसे राज्य को नुकसान होगा, क्योंकि इससे जीएसटी उसको कोई फायदा नहीं होगा, जबकि अंतिम रूप से फायदा किसको हो गया? उत्तर प्रदेश को। तो यही कारण था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जब सुश्री जयललिता जी इसके पहले जब थी, तो जयललिता ने जो है इस जीएसटी का बहुत विरोध किया था। और राज्यसभा में आप देखोगे कि जीएसटी बिल को जो है मत न देने वाली अगर कोई पार्टी थी तो अन्ना द्रमुक जो है जयललिता की पार्टी थी, क्योंकि उसने जीएसटी को अंतिम रूप से माना कि हमारे राज्य के लिए यह नुकसानदायक है, क्योंकि हम एक उत्पादक राज्य हैं और जीएसटी संग्रह जो है, जीएसटी का लाभ उस राज्य को मिलेगा जिस राज्य में वस्तु का विक्रय होगा, इस राज्य में वस्तु अंतिम रूप से बिकेगी। तो कोई भी वस्तु और सेवा जिस राज्य में उपभोक्ता उसका उपभोग अंतिम रूप से खरीदारी होगी, अंतिम रूप से उपभोग किया जाएगा, उस राज्य को इसमें प्रॉफिट मिलेगा। तो जीएसटी का अगर प्रॉफिट देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत के जो पिछड़े राज्य हैं, जहां पे जनसंख्या ज्यादा है, जहां पे कंज्यूमर ज्यादा है, उपभोक्ता ज्यादा है, उन राज्यों को फायदा होगा, जबकि उत्पादक राज्यों को जो है इसमें नुकसान झेलना पड़े। तो आप जानते हो कि जितने भी उत्पादक राज्य हैं, कहीं न कहीं उपभोक्ता परक जो राज्य हैं उनसे जो है ये आगे हैं, कहीं न कहीं इनकी इकोनॉमी डेवलप्ड है, जबकि इनकी इकोनॉमी पिछड़ी हुई है। तो ऐसे में हम लोग देखें कि जो एक समावेशी विकास की अवधारणा है हम लोगों की, उस समावेशी विकास की अवधारणा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को प्रॉफिट होगा, जबकि तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्य को कुछ नुकसान भी झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जीएसटी का सिस्टम है, जीएसटी के विभिन्न प्रावधान हैं। ठीक है, जीएसटी में हाल ही में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, उसको भी हम लोग देखें। अब इसमें केंद्र सरकार को क्या फायदा होगा, केंद्र सरकार या उपभोक्ता को क्या फायदा होगा? तो उपभोक्ता या उत्पादक वर्ग को जो विभिन्न प्रकार के अन्य करों से जो है नुकसान जो झेलना पड़ रहा था, उन नुकसानों को जो है ना झेल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही कर सिस्टम के माध्यम से सबको जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और इससे जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमी को प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमको विभिन्न करों का जो जंजाल था, जाल बिछा हुआ था, उस जाल से कहीं ना कहीं मुक्ति मिल गई। तो देखो ये प्रारंभिक चरण है, अब हमको जो है अभी इसका हो सकता है कि अभी हमको बेनिफिट इसका बहुत हम लोग को समझ में न आए, और इसीलिए भारत सरकार जो है इसमें बहुत सारा सुधार करने का प्रयास कर रही है कि कैसे जो है जीएसटी के दायरे को कंट्रोल किया जाए, कि जो वस्तुएं पहले जीएसटी से पहले जो सस्ती थी वो महंगी अगर हो गई हैं, तो कैसे उनको न्यूनतम कर प्रणाली में शामिल करके जो है उसको कहीं ना कहीं सस्ता करने का भी प्रावधान हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जीएसटी में जो बदलाव हुए हैं और साथ ही साथ जीएसटी से रिलेटेड जितने प्रश्न हैं उनका संग्रह मैं जो है अगले पार्ट में आपको देने का प्रयास करूंगा मित्रों। तो मैं आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में आपके